तो बच्चों आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है? एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गई है ना? ठीक है, चलिए अब चैप्टर 4 हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी 12th आर्ट्स की साइकोलॉजी की मनोवैज्ञानिक विकार, चैप्टर नंबर 4, अध्याय आपकी 4। अब इसमें क्या है कि आपकी जो विषय वस्तु होंगी वो आपकी असामान्यता होंगी, मनोवैज्ञानिक विकार के संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, मनोवैज्ञानिक विकार के जो वर्गीकरण होंगे वो होंगे, और असामान्य व्यवहार के जो अंतर्निहित कारक होंगे, अंतर्निहित कारक, और आपके जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार जैसे कि दुश्चिंता विकार, कायरूप विकार, विच्छेदी विकार, कायरूप एवं विच्छेदी विकार के प्रमुख अभिलक्षण, भाव दशा विकार, मनोविदलन। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से हमारे मनोवैज्ञानिक क्या होंगे अब यहाँ से शुरू होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। असामान्यता तथा मनोवैज्ञानिक विकार के जो संप्रत्यय हैं, अब इसमें क्या है कि मैंने अंडरलाइन पहले ही कर दिया है। देखिए, अब ये अपसामान्यता, कहीं आपको असामान्यता दिखेगी, कहीं आपकी अपसामान्यता दिखेंगी। कंफ्यूज्ड नहीं होना है, हमें असामान्यता भी पढ़ना है और अपसामान्यता भी पढ़ना है, और इंग्लिश में इसको एबनॉर्मल कहते हैं। ठीक है ना, इसको एबनॉर्मल, ABNORML। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख दूँ कि इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, एब नॉर्मल। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश में, ठीक है, इसको कहा जाता है असामान्य। ठीक है, असामान्य। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं हम लोग। मिटा दूँ मैं। अब आगे ये है कि अधिकांश परिभाषाओं में कुछ सामान्य लक्षण है, मतलब हम आपको किसके बारे में बता रहे हैं, असामान्य मनोविज्ञान के बारे में बता रहे हैं। पहला ये वर्ड जो लिखा हुआ है आपको, सार्वभौमिक स्वीकृति नहीं मिली है। किसे? असामान्य मनोविज्ञान को कहीं ना कहीं सार्वभौमिक स्वीकृति नहीं मिली है। सार्वभौमिक स्वीकृति मतलब ये होता है कि जो नियम हमने बनाए, जो थीसिस हमने बनाया, कहीं ना कहीं इसे बहुत से लोगों ने नहीं अपनाया। ठीक है, बहुत से लोगों को ये चीज़ें जो हमने बनाया उसको एक्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है ना, इसीलिए उसको क्या मिली कि उसको विश्व प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, और कहीं ना कहीं हर कोई पर्सन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या दिया है कि अधिकांश परिभाषा में कुछ सामान्य लक्षण हैं जो 4 माने जाते हैं। इसमें से आपका डी 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 मतलब आपके जो कहीं ना कहीं परिभाषाओं में जो कुछ सामान्य लक्षण, लक्षण मतलब सिम्पटम, आपकी लक्षण, जैसे देखो बुखार लगता है, आपका शरीर गर्म हो जाता है, कहीं ना कहीं लूज मोशन हो रहे हैं, तो कहते हो ना कि वायरल फीवर हो गई है मुझे, डॉक्टर के पास जाते, क्यों? क्योंकि आपको वो लक्षण दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह से असामान्य मनोविज्ञान के भी लक्षण आपको दिखनी चाहिए। ठीक है ना, तो D4 के नाम से हम जानेंगे। D4 में पहला आएगा डेविएंस, दूसरा आएगा डिस्ट्रेस, चौथा आएगा डिसफंक्शन, और चौथा आएगा आपका डेंजर। ठीक है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा इसमें। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ऐसे 4 लक्षण जो दिखेंगे तभी जाकर आप असामान्य मनोविज्ञान को आप परिभाषित करिएगा, या उसके लक्षण आपको पता चलेंगे। ठीक है ना, देखिए मनोवैज्ञानिक विकार भिन्न प्रकोटि, असामान्य, यहाँ तक कि बेतुकी मतलब कष्टप्रद, अप्रक्रियात्मक, जीवन की कठिनाइयों में बाधा डालने वाला। ठीक है ना बच्चों, ये संभवतः व्यक्तियों से दूसरों के, देखिए ये 4 जो आपका आ रहा है ना, डेविएंस, डेविएंस, दूसरा आपका क्या है, कष्ट, तीसरा डिसफंक्शन, और चौथा आपका डेंजर। ठीक है, मैं इसको मिटा दूँ, बहुत घिचपिच हो गई। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो बेसिक जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें ठीक है, अब इसमें जो आपकी जो 4 हैं, ये आपके लक्षण हो गए। ठीक है ना, पहला पॉइंट आपका आता है डेविएंस। डेविएंस में क्या आ जाएगा, भिन्न, प्राकोटि और असामान्य, मतलब इसमें जो आपके
डेविएंस मतलब ये होता है कि हमने कहीं से कोई डेटा कलेक्ट किया, आपकी बुद्धि से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, हमने दूसरे व्यक्ति पे उसको क्या किया, उस पे जो पहले आपका कलेक्शन, फिर आपके कलेक्शन को दूसरे की बुद्धि पर हमने क्या करेंगे, उसको तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और उस दोनों में जो आपकी जो डिफ़र होंगी, जो अंतर होगा, वो डेविएंस आपको कहीं ना कहीं असामान्य के लक्षण में एक गिनी जाएगी। ठीक है ना, यहाँ तक सही है। फिर आपका एक होता है आपका डिस्ट्रेस, जिसको हिंदी में कहते हैं कष्ट। ये होता है अप्रीतकर व्यक्ति तथा दूसरों को विक्षोभित करने वाले। सिंपल सी बात है कि बहुत से ऐसी बातें हैं जो आपको ये समझना है कि हमको वो बातें किसी दूसरे के सामने कैसे बोलनी है। ठीक है ना, हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि जो ऐसा वाणी बोलिए जो सामने वाले जो हैं आपको कहीं ना कहीं आपको पसंद करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा बोल दें कि सामने वाला आपको समझ ले कि ये दो कौड़ी का है। ठीक है ना, अप्रीतकर मतलब यही है कि एक नॉर्मल सिचुएशन में एक व्यक्ति कैसे किसी से अच्छे ढंग से व्यवहार करता है, उसी को एक कष्टप्रद कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे, अन्यथा ये हो जाएंगी कि किसी नॉर्मल परिस्थिति में भी आप उग्रता वाली बातें बोल रही हैं, अप्रीतकार वाली बातें बोल रही हैं, जो दूसरों को तंग कर रही है, वो नेचर आपका, वो आपका हो जाएगा क्या, कष्टप्रद। ठीक है ना। अब तीसरा है आपका डिसफंक्शन। जो डिसफंक्शन आपकी क्या कह रही है कि दैनिक जीवन की क्रियाओं को ठीक से करने में बाधा डालने वाली। सिंपल सी बात, जो भी आप दैनिक कार्य कर रहे हैं, है ना, अब उसमें भी आपको जो बाधा डाल रही हैं वो क्या है, आपकी डिसफंक्शन होगी। मतलब ये चीज़ आप ये कह सकते हैं कि आप बुद्धि से रिलेटेड है, जिसकी आईक्यू हमने क्या पढ़ाया था, जो सामान्य जो जिसकी आईक्यू होगी वो क्या है, 90 से 110। ठीक है, और बाकी जो आपकी 25 जो आपकी है, ये कहीं ना कहीं आपकी बौद्धिक क्षमता, उसको क्या कह सकते हैं, न्यूनता, मतलब मानसिक दुर्बलता। ठीक है ना। अब यहाँ इससे ऊपर मतलब 75 तक इसको माइल्ड तक मानी जाती है, 75 आईक्यू तक, कि मतलब आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है या कुछ करके। ठीक है ना, लेकिन इससे जब नीचे आइएगा 75 से नीचे, तो आपकी दैनिक जीवन भी आपकी क्या है, वो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, दैनिक जीवन मतलब ये वॉशरूम जाना, आपकी खाना खाना, किताबें पढ़ना, ये सब क्या आपकी दैनिक चीज़ें हैं। जब ये सब चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू कहाँ, एबनॉर्मल बिहेवियर। अब आपका आता है खतरनाक, मतलब डेंजर। ठीक है, इस डेंजर में क्या कहता है, व्यक्ति तथा दूसरों के लिए खतरा। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा कौन सी मेंटालिटी होगी जो कहीं ना कहीं आपकी क्या कर रही है कि एक व्यक्ति से दूसरों व्यक्ति के लिए खतरा हो रहा है। समाज में क्या हो रहा है अभी, समाज में अभी देख रहे हो ना कि बहुत से कहानियाँ आ रही हैं कि बेचारी जो एक छोटी सी बच्ची है, उसका रेप हो जा रहा है। तो ऐसे ऐसे ही व्यक्ति जो है ना आपके इस समाज में घूम रहे हैं, जिसको आप कभी भी उसको सामान्य कह ही नहीं सकते हो। वो सब आपकी असामान्यता की श्रेणी में आएंगे। ठीक है ना, सब सामान्य होते हुए भी उनके भी बीवी बच्चे हैं, उसके भी छोटी बच्चियां होंगी, सब सामान्य हैं, लेकिन दूसरों के प्रति उनका जो विकृत बिहेवियर है ना, यही आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी की तरफ लेके जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये है आपका, हाँ, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, ये दिया हुआ है तो हमने यहाँ तक पढ़ा। अब ये शुरू करते हैं। इस परिभाषा में प्रयुक्त एक प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से हम मनोवैज्ञानिक अपसामान्यता या अन्वेषण कर सकते हैं। अपसामान्य पहला वर्ड आया आपका। अपसामान्य का शाब्दिक अर्थ है जो सामान्य से क्या है, परे है। ठीक है, इसका तात्पर्य हुआ जो स्पष्ट रूप से परिभाषित मानकों या मानदंडों से हटकर हैं। हाँ, सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा, मानक और मानदंड से तुम अलग हो तभी तो तुम कहीं ना कहीं असामान्य हो। बहुत सी चीज़ें हैं अभी जो हमारे समाज में घूम रही हैं, वो आप अपने मानक पे हो ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना हुआ है कि हमने रूल नहीं बनाई, हमने तो बहुत से रूल बनाई, हमने बहुत सी किताबें लिखी, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आप मानक पे नहीं हो, है ना। मनोविज्ञान में हमारे पास मानव व्यवहार का कोई आदर्श मॉडल नहीं है।
याद रखेंगे, हमारे पास अभी किसी भी तरह का कोई भी आदर्श मॉडल क्या है, नहीं है। ठीक है बच्चे, क्योंकि देखिए आदर्श मॉडल क्या होता है कि हमने एक नियम बनाई, हमने एक थ्योरी बनाया, सिंपल सी बात है। हमने चारों जगह से मतलब कहीं कहीं जगह से हमने डेटा कलेक्ट किया। वो डेटा हमारी गुणात्मक थी, हमारी संख्यात्मक थी, और हमने उस डेटा को किसी और पे जाकर हमने क्या किया, तुलना किया दूसरे के डेटा से। तो जाहिर सी बात है हर जगह हमारी डेटा क्या हुई, अंतर व्यक्त की। थोड़ा बहुत अंतर हुआ तो हमने उसको एकरूपता लेके चली, लेकिन जब ज़मीन आसमान की अंतर हो गई तो वो हमारी थ्योरी ही ख़त्म हो गई। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से क्या थी हमारी कि जो भी कोई हमने मॉडल बनाया, मानव व्यवहार, सिंपली मानव व्यवहार, ठीक है ना, सिंपली मानव व्यवहार का कोई भी मॉडल आदर्श अभी तक नहीं है। ठीक है, जिसे तुलना के आधार के रूप में उपयोग किया जा सके। सामान्य और अपसामान्य व्यवहार में विभेद करने के लिए कई उपागम प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, इन उपागम में दो मूल और द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हुए हैं। अब चलिए उपागम पढ़ते हैं कि उपागम हमारी अब क्या है। ठीक है, चलिए पहला है हमारा, फिर से हम लोग शुरू करेंगे अपना ये वाला पॉइंट। मैं कलर ले लेती हूँ, ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, अब हमारा ये वाला फिर हम पढ़ेंगे। पहला उपागम अपसामान्य, हम असामान्य पढ़ेंगे। ठीक है, हमने अपने पूरे मनोविज्ञान में हमने असामान्य ही पढ़ा है, लेकिन एनसीईआरटी क्या करता है ना कि बहुत से ऐसे वर्ड को घुसाता है जो अपने में इंक्लूड करता है, जो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं कि पहला उपागम अपसामान्य व्यवहार को सामाजिक मानकों से विचलित, डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, ठीक है, व्यवहार मानता है। कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अपसामान्य जो हैं केवल नामात्र हैं, उस व्यवहार को दिया जाता है जो सामाजिक प्रत्याशाओं से हट कर हो। ठीक है ना, सामाजिक प्रत्याशा। अब आप मुझे बताएंगे बच्चों कि सामाजिक प्रत्याशा क्या होती है। प्रत्याशा का इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेक्टेशन। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन। कि आज श्वेता मैम आएंगी, साइकोलॉजी पढ़ाएंगी, श्वेता मैम को बहुत चैप्टर कंप्लीट करने, ये क्या है बच्चों, आपको प्रत्याशा है, आपकी उम्मीदें हैं। लेकिन जब श्वेता मैम नहीं आ रही हैं, साइकोलॉजी नहीं पढ़ा रही हैं, तो आपकी क्या हो रही हैं, उम्मीदें टूट रही हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हमारी बेसिक बिहेवियर कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारे जीवन में आपको मिलता जुलता हमेशा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो असामान्य जो केवल है ना वो नामात्र हैं। ठीक है, उस व्यवहार को दिया जाता है जो सामाजिक प्रत्याशा से हटकर हो। ठीक है, असामान्य व्यवहार विचार और संवेग में वे हैं जो उचित प्रक्रियाओं से संबंधित समाज के विचारों से काफ़ी भिन्न है। पहले ही बच्चा हम लोगों ने पढ़ा चुके हैं आपको कि सोशल नॉर्म्स डेविएशन कैसे है। ठीक है, प्रत्येक समाज के कुछ मानक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हमारे रूल रेगुलेशन। मानक मतलब क्या हो सकते हैं हम लोग, रूल रेगुलेशन। ठीक है, और फिर हिंदी में इंग्लिश में एक और एथिक्स। ठीक है ना, एथिक्स। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, ये हमारे नियम है, मूल्य है। ठीक है बच्चों, मूल्य जो ज़्यादा किसी चीज़ के लिए अधिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो समाज में उचित आचरण के लिए कथित या अकथित नियम होते हैं। वे व्यवहार विचार और संवेग जो सामाजिक मानकों को तोड़ते हैं असामान्य कहे जाते हैं। क्या हमने कहा कि जो विचार व्यवहार और संवेग जो आप सामाजिक मानक को तोड़ रहे हो ना बच्चों, वही आपकी असामान्य कही जाएंगी। ठीक है, अब देखिए आगे चलेंगे। अब दिया है कि प्रत्येक समाज के मानक उसकी विशिष्ट संस्कृति, उसके इतिहास, मूल्यों, संस्थानों, आदतों, कौशलों, प्रौद्योगिकी और कला से विकसित होती है। देखो यहाँ पर तुम्हें सब पता होगा। देखिए सांस्कृतिक जो आपकी मानक कैसे विकसित कर रहे हो, इतिहास के जरिए, मूल्य के जरिए। मूल्य आप अपने घर में सीखते हो, आप अपने पिता की खुददारी देखते हो, अपनी माँ का जो हमेशा काम करती रहती हैं बिना किसी कंप्लेन शिकायत का, कहीं ना कहीं वो मूल्य विकसित कर रही हैं। संस्थान मतलब कहाँ आपको मिलेगा, ये आपकी सामाजिक संस्कृति को विशिष्ट करने का आपके स्कूल कॉलेजेस। आदत, अच्छी आदतें, सवेरे उठो,
ठीक है, सवेरे उठो, ईश्वर का नमन करो, पढ़ाई लिखाई शुरू करो, स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, किताबें रखो, खाओ पियो, खेलो, खेलना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से पढ़ना लिखना शुरू करो। ये क्या हो गई, आपकी आदतें हो गई। कम बोलो, आदत में एक और चीज़ आपने शामिल करो, कम बोलना सीखो, ज़्यादा बोलना नहीं। ठीक, क्या करना है, कम बोलना है और ऐसा बोलिए कि कहीं ना कहीं आपकी बातों की मूल्य रखी जाए। ठीक है ना बच्चों। अब है कि कौशल, कौशल मतलब ये होता है कि एक बच्चा है जो बड़ी फास्ट साइकिल चलाता है, बड़ी फास्ट ये मोटरसाइकिल चलाता है और बड़ी निपुण है। कहने का मतलब वो कार को रिपेयर कर सकता है, कार का चक्का अगर खराब है तो उसको बना सकता है, कंप्यूटर बना सकता है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपकी क्या है, कौशल है, स्किल। स्किल मतलब जो आपकी आपकी एक खूबी होती है, मतलब किसी चीज़ में आपकी एक अच्छी खूबी, वही कौशल है। ठीक है। प्रौद्योगिकी मतलब ये होता है आपका, क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी मतलब कि आपके जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वही आपकी प्रौद्योगिकी है। कला, कला मतलब आप संगीत, जो भी आपको पेंटिंग, बड़ी अच्छी जो एक लड़की गाना गाती है, बड़ी अच्छी वो ब्यूटिशियन है, मेहंदी लगाती है, ये सब आपकी क्या हुई, कला है। ठीक है ना। अतः जिस समाज में प्रतियोगिता, आग्रहिता आग्रहिता का मूल्य होता है वो आक्रामक व्यवहार को स्वीकार कर सकता है। एक से सबको मैं मिटाऊं, ठीक है। चलो आगे। जिस समाज में, चलिए फिर से, चलिए, जिस समाज में प्रतियोगिता, आग्रहिता का मूल्य होता है वो आक्रामक व्यवहार को स्वीकार कर सकता है, जबकि वे समाज जो सहयोग और पारिवारिक मूल्यों पर जोर देते हैं वे आक्रामकता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, यहाँ तक कि असामान्यता समझ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप देखते होंगे कि गांव समाज में एक ऐसा जगह है जो वहाँ मार धार कॉमन होती है। ठीक है ना। वहाँ पे लोग अक्सर झगड़ा करते हैं, एक गुट बना लेते हैं, ग्रुपिंग होती है, आज वो ग्रुप लड़ेगा, एक दूसरे से लड़ेंगे, तो उसके लिए वो क्या होती है, वो सिचुएशन उनके लिए सामान्य होती है। ठीक है ना। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीवन भर वो यही देखा है। लेकिन वही वही चीज़ें एक पारिवारिक जहाँ एक माहौल है, जहाँ तुमने सवेरे कभी झगड़ा ना देखा हो, शाम को कभी झगड़ा ना देखा हो, कभी बाता बाती ना देखा हो, अगर वो चीज़ें अगर तुम्हारी इस पारिवारिक माहौल में आ जाती हैं बच्चों, तो वो किसी भी पारिवारिक घर के लिए वो स्वीकृत नहीं होगा था। उस पारिवारिक के लिए वही असामान्य कहलाएगा। समझ रहे हो ना। कि कभी ये भी मत समझना कि जो बुद्धि से एकदम विहीन है वही असामान्य, नहीं बच्चों। बहुत सी चीज़ें हैं जो असामान्य की बातें हो सकती हैं, जो आप एंटी सोशल, ये सब जो आप नाम सुनते रहते हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं आपको समाज के अलग मानी जाती हैं। ठीक है। देखिए, समय के साथ किसी भी समाज के मूल्यों में परिवर्तन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, जिसके कारण मनोवैज्ञानिक असामान्यता के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है। जैसे कि पहले मेरा कॉन्सेप्ट कुछ और था, श्वेता मैडम आई, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, वो कॉन्सेप्ट खत्म, मुझे वो भूल गई। अब मुझे नया कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है, मतलब उसी चीज़ के बारे में अब मुझे अच्छी जानकारी मिल रही है। ठीक है बच्चों। तो कहीं ना कहीं आपकी असामान्यता दृष्टिकोण में परिवर्तन आई है। इस परिभाषा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। यह मुख्यतः इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार असामान्य नहीं तथा सामान्य और कुछ नहीं, केवल सामाजिक मानकों के प्रति अनुरूप है। बस यही तक हमारी कहानी है कि भैया जो समाज के अनुरूप तुम चल रहे हो, समाज के बनाए हुए नियम पर तुम चल रहे हो, भले वो नियम कितना भी खराब क्यों ना हो, कठोर क्यों ना हो, पारदर्शिता है या नहीं है पता नहीं, लेकिन फिर भी आपको उस सामाजिक मानक पे चलना है, तभी जाकर आप कहीं ना कहीं नॉर्मल कहलाओगे। समझ रहे हो। समझ रहे हो कि मैं कुछ और समझाऊं। चलिए अब आगे हैं। दूसरा उपागम क्या है बच्चों, हम लोग अब दूसरा उपागम पढ़ेंगे। देखिए, दूसरा उपागम जो अब यहाँ से शुरू होगा, जो मैंने आपको बताया है, ये दूरनुकूलक, इतना समझने की जरूरत नहीं, इसको कुसुमायोजित समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों। कुसुमायोजित, ऑनर्स पेपर करिएगा साइकोलॉजी में तो ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे, लेकिन उसके और भी सिनोनिम्स मिलेंगे। ठीक है ना। माल एडेप्टिव बिहेवियर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। ये कह रहा है कि कई मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि व्यवहार में सामान्यता को समझने का सबसे उपयुक्त मानदंड सामाजिक स्वीकृति नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के कल्याण और अंततः उस समूह जिससे वे संबंध कल्याण पोषित करता है। कल्याण और वेल बीइंग
और वेल बीइंग हमेशा याद रखना, कुशल क्षेम, जो आपकी जो वेल बीइंग होती है ना, ये आपके जीवन की जो महत्व है वो निखारता है। आगे देखो कैसे, केवल भरण पोषण और अतिजीविता ही नहीं बल्कि उसमें विकास, संतुष्टि अर्थात अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास एवं उपयोग भी क्या है, शामिल है। ठीक है, जैसे कि मैस्लो मैस्लो की थ्योरी आएंगी आपको कहीं ना कहीं आगे किताब में होगा जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी थ्योरी को आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो अब्राहम मैस्लो ने अपने हायरार्की थ्योरी में दी थी। ठीक है ना, इन्होंने नीड को व्याख्यान किया था। ठीक है ना, अब आगे देखिए क्या है, जिन इनकी थ्योरी हमेशा मोटिवेशन में भी ज़्यादा उपयुक्त हो रही हैं, होती हैं। आवश्यकताओं में पदानुक्रम सिद्धांत में भी पढ़ा होगा। इस मापदंड के अनुसार कोई अनुरूप व्यवहार असामान्यता हो सकता है, यह माल एडेप्टिव है, अर्थात यदि यह इष्टतम प्रकार तथा बुद्धि में बाधा पहुंचाता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी क्या कह रहा है कि ये जो थ्योरी है, यहाँ पे हम आएंगे, एक उदाहरण ले लेते हैं। एक विद्यार्थी के मन में कई प्रश्न होते हैं, कक्षा में वो चुप रहता है। मतलब समझ में आ रहे हो, एक व्यक्ति जो मन में कई प्रश्न होते हुए भी कक्षा में चुप रहता है, किसी व्यवहार को मालएडेप्टिव मतलब दूर नुकुलक कहने का तात्पर्य यह है कि समस्या बनी हुई है। क्या है कि उस बच्चे की समस्या अभी भी बनी हुई है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि व्यक्ति की जो सुवेदता है, बचाव की अक्षमता या पर्यावरण में असाधारण दबाव के कारण जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। देखो क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या है कि कोई चीज़ अगर मैडम पढ़ा रही होती हैं तो वो जानता है पर बोलता नहीं है। पता है क्यों? उसे डर होती है, उसे अपनी जो समस्याएं जो अभी फ़िलहाल जो शुरू में जो अभी जो विकसित हो रही हैं, उसी के कारण वो बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है। पता है क्यों? उसको डर है कि हम कहीं जवाब देंगे तो अगर गलत हुआ तो सब हंसने लगेंगे। पता नहीं जो क्या मैडम जो समझा रही हैं और क्या मैं सच में वो समझ पा रही हूँ या नहीं समझ पा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपकी जो एडेप्टिव जो सोच है ना, माल एडेप्टिव सोच, इसी से विकसित हो रही हैं। ठीक है ना, ये देखिए यदि आप अपने चारों तरफ लोगों से बात करें तो पाएंगे कि मनोवैज्ञानिक विकारों के बारे में उनके अस्पष्ट विचार होते हैं, जो अंधविश्वास, अज्ञान और भय के तत्वों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। यह पुनः सामान्यतः ये भी माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक विकार कुछ शर्मनाक पहलू, मानसिक रोगों पर कलंक के कारण लोग डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक परामर्श से हिचकिचाते हैं। देखो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारे समाज में जो हमारा बिहेवियर है ना, बहुत बदल रहा है अभी। ठीक है, पहले की अपेक्षा। ठीक है, तो मान लो जैसे कि कोई गांव में जैसे कहते होंगे कि उसके शरीर पर ना भूत आ गया, वो बड़ी ज़ोर से हंस रही थी, उसके आवाज़ में अंतर था, वो मतलब कुछ कुछ बोलती रहती है। बच्चों वो न है ना, वो भूत प्रेत मत समझना, वो अंधविश्वास हो गई। वो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से ग्रसित है। ठीक है, और लोक लाज के डर से कि बच्ची है, बेटा है, ये है, समाज क्या कहेगा, उसकी शादी नहीं होगी, ये नहीं होगी, कह धीरे धीरे क्या होता है ना कि इंसान उसको क्या करता है, दबा देता है, उसको रिप्रेस्ड कर देता है, दमित कर देता है। ठीक है, और ऐसे लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, उसको लाज लगता है ना। तो ऐसे जो आपको आज के बाद से अगर कोई अगर मान लो तुम्हें मिलता है जो कहता है कि मतलब मैडम वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, वो कुछ 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 बुदबुदा रही थी, तो बच्चों उसको मानसिक रूप से वो ग्रसित है। ठीक है ना, उस पे हंसने की ज़रूरत नहीं है, उसको इलाज की ज़रूरत है। उसे भेजिए कहाँ, साइकेट्रिस्ट के पास भेजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब असामान्य मनोविज्ञान की थोड़ी सी हम हिस्ट्री जानते हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हिस्ट्री हमारी क्या थी। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सोशल साइंस में अगर सबसे अच्छा कोई सब्जेक्ट है, याद रखना, एक ज्योग्राफी और सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारी जो सब्जेक्ट हैं कहीं ना कहीं आपके हर सोशल साइंस में थोड़ी बहुत उससे ली गई है। इसका पहला है आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने के लिए एक संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण चाहिए कि किस प्रकार इन विकारों को अलग अलग समय के दौरान समझा गया है। जब हम अब सामान्य मनोविज्ञान की इतिहास पढ़ते हैं तो पाते हैं कि कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो बार बार घटित हुए हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। इसमें देखिए सबसे पोजीशन जो आएगा आपका इसका
प्राचीन सिद्धांत जो आज भी जाना जाता है आपके किस बिहेवियर से? सुपर नेचुरल, अलौकिक, जादुई शक्ति के कारण होती हैं। ठीक है, ये ऐसा कह रहा है कि हमारी असामान्य व्यवहार किससे हो रही हैं? किससे हो रही हैं? सुपर नेचुरल से। देखो तो कैसा बात कर रहा है। अब सुपर नेचुरल मतलब क्या होता है? सुपर नेचुरल मतलब ये होगा कि जो चीज़ तुम यकीन भी नहीं कर पा रहे हो वो शक्ति मेरे पास है। ठीक है, ये कहता है आपकी सुपर नेचुरल, और जो कल्पना से परे है। ठीक है, और देखो मैजिकल फोर्सेस के कारण बुरी आत्माएं या शैतान। ठीक है, क्या है बच्चों? बुरी आत्माएं एवं शैतान, जो बचपन में अभी सुनते आते हैं, हम लोग सुनते आते हैं दादी नानी की कहानियों में, कभी कभी ना वो छुपी रहती हैं। वो हम गए तो वहाँ देखे ये, हम देखे वहाँ ऐसा, ये सब झूठ बोलती हैं। कोई नहीं सच बोलता है, सब इधर उधर की बातें हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि बुरी आत्माओं में जो झाड़ फूक, जो आप झाड़ फूक वाली जो ये बात होती है, जो कहीं ना कहीं नहीं होता है, जैसे कि वो बाल लहरा लहरा के वो कर रही हैं, उधर कोई उसको मार रहा है, उस पर उसको झाड़ फूक कर रहा है, उस पर पानी फेंक रहा है, उस पर चावल फेंक रहा है, ये सब आपकी झाड़ फूक, जो एग्जोरिज्म जो बोलते हैं ना, जो इस पर कितनी फिल्में भी बनी हैं। ये फिल्म ज़रूर देख लेना, अभी नहीं, जब बड़े हो जाओ, मतलब मैट्रिक तो कर ही चुके हो, ये ऑनर्स कर लो, तब एक फिल्म देखना, जो कहीं ना कहीं उस फिल्म में थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ तो मैं भी थोड़ी सी विश्वास करने लगती हूँ, जो मुझे बिल्कुल इन सब चीज़ों पे विश्वास करने का ना कभी करूँगी, ना कभी की हूँ, ना कभी करूँगी। द एमली रोज, अब एक फ़िल्म है द एक्सोरिज्म ऑफ द एमली रोज। ये फ़िल्म मैंने देखा तो थोड़ी बहुत मुझे लग रहा था ऐसा है क्या, पर चीज़ें और भी समझने से मुझे पता चला इट माइट बी पॉसिबल कि वो भी एक रॉन्ग है। ठीक है ना, अब आगे हम चलेंगे। अब क्या दे रहा है कि कई समाजों में ओझा, ओझा आप जानते हैं, ओझा भक्ता, वो व्यक्ति समझ जाते हैं कि जिनका संबंध अति प्राकृतिक शक्तियों से होता है, जिनके माध्यम से प्रेतमाएं व्यक्तियों से बात करती हैं। ओझा के द्वारा ग्रसित व्यक्ति यह जान सकता है उनकी समस्याएं के कारण। सिंपल सी ये बात है, यहाँ पर उन्होंने किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है? ओझा भक्ता को। ठीक है, कि भैया ओझा भक्ता जो है ना, वो सब भूत प्रेत के, तुमका इंसान में जो भी भूत प्रेत है वो सब जान जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। असामान्य मनोविज्ञान के असामान्य, एक सेकंड, जो आपके असामान्य मनोविज्ञान है के इतिहास में यह विचार बार बार आया है कि व्यक्ति इसलिए विचित्र ढंग से व्यवहार करता है क्योंकि उसका शरीर और मस्तिष्क उचित प्रकार से काम नहीं करते हैं। क्या कह रहा है? कि उसका शरीर और मस्तिष्क क्या है कि काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है आपका। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि यह बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक अप्रोच है। आधुनिक काल में इस बात का प्रमाण है कि शरीर और मस्तिष्क की कई प्रक्रियाओं का संबंध जो आपके माल एडजस्टिव बिहेवियर से हैं, जो मैंने पहले पढ़ा चुका है आपको। कई प्रकार के विकारों को दोषपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं को ठीक करने के दूर किया जा सकता है, जिसका परिणाम कहीं ना कहीं समृद्ध प्रक्रिया में होता है। ठीक है ना, ये आपका दूसरा था। पहला आपका पढ़ चुके हैं, उधर क्या था। अब हम लोग आते हैं ये मनोवैज्ञानिक अप्रोच, मतलब साइकोलॉजिकल वे में अब हम कैसे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस दृष्टिकोण के अनुसार मनोवैज्ञानिक समस्याएं व्यक्ति के विचारों, भावनाओं तथा संसार को देखने का एक नजरिया है। चलिए ठीक है, अति प्राकृतिक, जैविक और आंगिक, क्या है ये? आपके तीन परिप्रेक्ष्य माने हैं, मतलब इसके तीन क्या बोलते हैं उसको, उसको भी आपने सोर्स मतलब अप्रोच ये भी माना। एक पहला अति प्राकृतिक, जैविक या आंगिक, और तीसरा आपकी जो मनोवैज्ञानिक पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न साइकोलॉजी, क्या है आपकी? पश्चिमी सभ्यता के इतिहास में बार बार घटित होते आ रहे हैं। अब हम चलेंगे थोड़ा सा प्राचीन सभ्यता में। जो पहले आपका नाम आएगा, प्राचीन ग्रीक के दार्शनिक चिकित्सक कौन थे? हिपोक्रेट्स। कौन थे? हिपोक्रेट्स, सुकरात, प्लेटो। ठीक है, ये जो क्या है आपके, ये सब आपके सर्वांगिक उपागम, मतलब होलिस्टिक, चारों तरफ से इन्होंने थ्योरी बनाई है, मतलब हर जगह से पढ़ के। ठीक है ना, तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई। ठीक, इनको पहले याद रखेंगे बच्चों, थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज के तरीके हैं कि प्राचीन, अगर मैं कहूँ आपसे कि प्राचीन ग्रीक के दो तीन नाम जल्दी से बताओ, तो पहले बोलना हिपोक्रेट, सुकरात और प्लेटो। समझ रहे हो ना कि पहले हिपोक्रेट्स आए, सुकरात आए, फिर प्लेटो आए। ठीक है, अब आगे
अब विशेष रूप से जो आपके प्लेटो हैं इनका नाम कभी भी मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। और बाधित व्यवहार को संवेग और तर्क के बीच द्वंद्व के कारण उत्पन्न माना। ठीक है, ग्लेन ने व्यक्तित्व, चरित्र और स्वभाव में 4 वृत्ति पाए हैं। ग्लेन ने व्यक्तित्व में कितने 4 वृत्ति पाए हैं। जो पहला आपका के अनुसार पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, ये याद रख लेंगे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, जो मिलकर हमारे शरीर के 4 आवश्यक द्रव्य, ठीक है, क्या है कि 4 आवश्यक द्रव्य, जैसे रक्त, काला पित्त, पीला पित्त और श्लेष्मा बनाते हैं। ठीक है, प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न स्वभाव को बनाते हैं। इन 4 वृत्तियों में असंतुलन के कारण ही हमारा क्या होता है, असामान्य की तरफ हम जाते हैं। अथर्ववेद, अब याद रखो कि हमारे पास कितने वेद हैं, जल्दी से बताना सब कमेंट करके कि कितने वेद होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद से आयुर्वेदिक पुस्तक याद रखेंगे। आयुर्वेदिक पुस्तक जो चरक संहिता, जो किताबें, चरक संहिता, जो उस समय के जो डॉक्टर थे, जो मतलब उन्होंने आयुर्वेदिक पुस्तकों में बहुत सी चीज़ें, जैसे कि देखो ये वात, पित्त और कफ, ये अगर तीनों चीज़ आपका इम्बैलेंस है तब आप क्या कर रहे हो, तब आप जा रहे हो असामान्य की तरफ। अब हम लोग आते हैं, ये हम लोग प्राचीन काल में थे, अब हम लोग आते हैं थोड़ा किस में, मध्य काल में। किस में आएंगे हम लोग, मध्य काल में, ठीक है ना। अब देखिए मध्य काल में क्या, एनिशिएंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि झाड़ फूक, ये सब भूत प्रेत अंधविश्वासें वो सब भी थी, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने क्या बोलते हैं ना, साइकोलॉजिकल वे में भी दिया। आपके जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी अपना कुछ कुछ थ्योरी बताई, ठीक है ना। अब देखिए मिडिल एज में क्या कह रहा है, मिडिल एज में भी ये भूत, डेमोनोलॉजी, डीमन का नाम सुने हो। हॉलीवुड फिल्मों में जाओगे तो हमेशा फिल्मों में डीमन रहता है। डीमन मतलब भूत प्रेत, ठीक है ना। देखिए अंधविश्वासों से समान असामान्य व्यवहारों के कारण व्याख्या करने में पुनः महत्व प्राप्त कर लिया है। भूत विद्या के अनुसार एक मानसिक समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं थी। ठीक है बच्चों, दुष्ट आत्माएं बहुत से उदाहरण में चुड़ैल मारन के पाए जाते हैं। प्रारंभिक मध्य युग में जो ईसाइयन के दिन वत्सलता की भावना अविवाही रही है। और संत ऑगस्टन ने भावनाओं, मानसिक कष्ट और द्वंद्वों के बारे में काफ़ी विस्तार से क्या किया है, उन्होंने पुस्तक लिखी थी। असामान्य व्यवहार के आधुनिक मनोगतिक सिद्धांतों की भी आधारशिला क्या रखी, किसने, संत ऑगस्टन ने, ठीक है। अब फिर से आगे चलेंगे हम लोग। पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण मतलब क्या होता है, फिर से जागना, ये हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि असामान्य मनोविज्ञान, अब इसमें है कि असामान्य व्यवहार के बारे में जिज्ञासा और मानवतावाद में काफ़ी वृद्धि दिखाई दी। योहन वेहर ने मनोवैज्ञानिक द्वंद्व तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों के बाधा को मनोवैज्ञानिक विकारों का महत्वपूर्ण कारण माना है, ठीक है। मानसिक मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और क्या है आपके अंतर्वैयक्तिक संबंध, ठीक है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डाइन भी मानसिक रूप से बाधित हो सकती है, ठीक है। ये पुनर्जागरण काल में क्या कहा गया कि डाइन भी क्या हो सकते हैं, मानसिक रूप से बाधित होते हैं, अतः उन्हें भी चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, ना कि धर्म शास्त्रीय उपचार की। समझ रहे हो आप। चलो आगे बढ़ेंगे। 17वीं और 18वीं शताब्दी को तर्क एवं प्रबोधन मतलब एज ऑफ रीजनिंग और इनलाइटमेंट, ठीक है बच्चों, कहा जाता है। इसलिए अब सामान्य व्यवहार को समझने के लिए आस्था और धर्म सिद्धांत के बजाय वैज्ञानिक विधि उत्पन्न हुई। समझ रहे हो बच्चों कि 18वीं शताब्दी में ही हम क्या हुए हैं, हम जाकर इन सब चीज़ों को वैज्ञानिक विधि से लाने की कोशिश किए हैं। 18वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक विकारों के प्रति वैज्ञानिक अभिवृत्ति वृद्धि के कारण इन विकारों से ग्रसित लोगों के प्रति करुणा, सहानुभूति की भावना और जिसे सुधार आंदोलन, जिसे कि रिफॉर्म मूवमेंट भी ये शुरू हुई, बल दिया गया, ठीक है। अब
सुधार आंदोलन किसमें? 18वीं शताब्दी में। यूरोप और अमेरिका, याद रखेंगे, यूरोप और अमेरिका दोनों में शरण स्थलों के आश्रय स्थानों में सुधार किया जाने लगा। इस सुधार आंदोलन का एक पक्ष यह था कि संस्था विमुक्ति के प्रति, मतलब डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के प्रति रुझान बढ़ा, जिसमें जिसमें मानसिक रूप से बीमार लोगों को ठीक होने के पश्चात जो क्या हुई, जो आपकी, एक सेकेंड, जो आपकी ये सामुदायिक देखरेख के ऊपर जोर दिया जाने लगा। हाल ही के वर्षों में इन उपागमों के अभिसरण परिणाम स्वरूप अन्योन्य क्रियात्मक तथा जैव मनोसामाजिक उपागम का उद्भव हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में सभी तीनों प्रकार के जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक मनोवैज्ञानिक विकारों की अभिव्यक्ति और उनके परिणामों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्लास हम लोग चैप्टर 4 का हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, जो हमारा पेज नंबर क्या है देख लेती हूँ मैं। हमारा पेज नंबर है 79। हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। ठीक है, अब कल दूसरे समय में हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये वाला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। जब भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे पर्सनल मोबाइल पर मैसेज करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में।